फिर बता दूं, हमारा कोर्स बहुत वाइड है। कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं है कि बस ये किताब के 50 पेज कर लो और इसमें से एग्जाम आएगा। स्पेसिफिकली जीके जर्नल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ बहुत सारे एरिया हैं। शुरू करें हैं, बस रिवीजन का काम रखें और नॉलेज को और एनहांस करने की कोशिश करें। सिर्फ टारगेट ये एंट्रेंस एग्जाम 12th वाले नहीं है। इसके बेसिस पर आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं आज की डेट में ही। इसके अलावा आप कॉलेज के बाद जितनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मास्टर डिग्री की या असिस्टेंट ऑफिसर की, दिल्ली सरकार का अलग डिपार्टमेंट है DSSRB। दीपांशु मैंने क्या बोला है? दिल्ली सरकार का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसको क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट बोर्ड, DSSRB। DSSRB। ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, वो SSC। SSC बोले तो स्टाफ सिलेक्शन कमेटी। और यूपीएससी तो मालूम ही है दीपांशु, आपको यूपीएससी मालूम है? यस सर, हाँ। यस सर। तो इस तरह के ये डिपार्टमेंट से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। और आजकल तो प्राइवेट सेक्टर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कंपटीशन है, हर कोई जाने के लिए तैयार है, तो वो भी कंपटीशन एग्ज़ाम, अरे जितने भी बैंकिंग सेक्टर है, रेलवे है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, सब जगह ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्राइटेरिया सेम है। तो ये बड़ी तैयारी है, बस थोड़ा सा जिम्मेदारी से सर, हाँ। सर एसएससी के लिए ग्रेजुएशन करने पड़ता है पहले? अब सुनो, अब बात देखो, ये जरूरी है, मैं इसीलिए हर बार चर्चा करता हूँ, आपकी जानकारी होनी चाहिए। एसएससी बोले तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। ये जॉब प्रोवाइड कराता है। उसके लिए 12th कम से कम मिनिमम एलिजिबिलिटी है। 12th के बेसिस पर एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं। उन एग्जाम्स को अगर आप फिल करके जॉब पे जाएंगे तो क्लरिकल जॉब लगेगी। 12th के बेसिस पर भी एसएससी के फॉर्म आते हैं, बट वो कौन सी जॉब लगेगी? क्लरिकल जॉब। ये बात समझ में आ रही है? सर अलग अलग फॉर्म आते हैं, ऐसे नहीं है कि यूपीएससी का एक ही फॉर्म आता है? यूपीएससी एक ही आता है। यूपीएससी एक ही आता है, एसएससी क्या है, अलग 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 फॉर्म रिक्रूट करता है। रेलवे बोर्ड, रेलवे वालों का आ गया, किसी और का आ गया। अरे क्लियर है? अच्छा अच्छा, ओके लेकिन सर, ओके सर, लेकिन समझ गया। वो पहले से ही मेंशन होता है कि एसएससी वाले, ये जो जॉब्स हैं, इतनी जॉब है और ये लोग अप्लाई करेंगे, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। क्लरिकल जॉब के लिए 12th की एलिजिबिलिटी होती है। असिस्टेंट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कि बच्चा ग्रेजुएट हो तो वो एग्जाम दे सकता है। दीपांशु को समझ में आ रहा है? यस सर। अब किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो बच्चा 12th के बाद जॉब करना चाह रहा है, तो वो ऑप्शन उसके लिए है। लेकिन कोई ग्रेजुएशन के बाद करना है, आपके पास पढ़ाई की अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी पढ़ाई की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाओ। और उसके साथ साथ जो ये हम तैयारी आपको बता रहे हैं, ये टारगेट सिर्फ एंट्रेंस नहीं है, इसको आप आगे के लिए एज ए हॉबी बना लेना। इन 2 महीने के बाद भी आपका एक काम रुकना नहीं चाहिए। वो मैं एक बारी एंड में, आखिरी की क्लासेस में मेरे से डिस्कस कर लेना। मैं तरीके बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है इन अगले 3 सालों में एज ए हॉबी। हाफ एन आवर 1 आवर डेली, इतना आप लगा देंगे तो आप भीड़ से हट के हो जाएंगे। और कोई भी एग्जाम आप ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है, मिनिस्ट्री के एग्जाम्स होते हैं, रेलवे, अभी मैंने बताया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अलग एग्जाम कंडक्ट करती है। बैंक सारे, पहले तो क्या होता था, अलग अलग बैंक, नेशनलाइज बैंक अलग अलग रिक्रूट करता था। दीपांशु को समझ में आ रहा है? जैसे पीएनबी अलग एग्जाम ले रहा है। अभी तो ये सारा यस बैंक, सर। अभी तो मैंने आपको पीछे कहानी सुनाई थी, हिंदुस्तान में कितने नेशनलाइज बैंक हो गए, आए ना बताना जरा नेशनलाइज बैंकों की संख्या अभी एट प्रेजेंट। 12। 12। तो ये 12 नेशनलाइज बैंक है, इनका कॉमन पोर्टल बन गया है। अब ये कॉमन एग्जाम लेते हैं और फिर बच्चे को बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर, पीओ की पोस्ट के लिए रिक्रूट कर लेते हैं। तो वापस आता हूँ जी, टॉपिक को चलाएंगे जी अभी। तो थोड़ा ध्यान से, जिम्मेदारी से चीज़ों को मोटिवेशन के साथ तैयार करो। और चीज़ें जितनी कराई जा रही हैं, ये नैरो कंसेप्ट है, हमें इसको और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना है। एक बार ये चीज़ें याद हो जाए। तो बच्चों, सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी हमारी चल रही है। तो सोलर सिस्टम मैंने आपको बताया था। मेरा क्वेश्चन अनन्या से, हमारी गैलेक्सी का नाम, अनन्या बोलते जाओ। मिल्की वे। सारे बच्चे याद कर लो, हिंदी में आकाशगंगा, हिंदी में आकाशगंगा, और इंग्लिश में सोलर, मिल्की वे, मिल्की वे। अब हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी का नाम, बहुत सारी बातें सुन के याद करनी है, आसिफ को बताना है हमारी नियरेस्ट। एंड्रोमेडा। बढ़िया, चीज़ों को याद रखना है। हमारी गैलेक्सी जैसी बहुत सारी गैलेक्सी है इस यूनिवर्स में, तो हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे, हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी का नाम एंड्रोमीडा, एंड्रोमीडा। तो हमारी गैलेक्सी में सन के चारों ओर 8 प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। सामने मैंने बनाया है यहाँ पर, 8 प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। हमें इन प्लैनेट्स की सीक्वेंस याद करनी है, इन प्लैनेट्स की सीक्वेंस याद करनी है। डायलॉग मैंने बचपन में बताया था, फिर भी कोई भूल गया तो सुन लो। माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट से अस 9। बच्चों पहले 9 होते थे ना, तो 9 के बाद हम प्लूटो भी लगाते थे। माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट से अस 9 प्लैनेट। एक बार ये आए ना बोलना जरा डायलॉग, माई
My very excellent mother just says 9. 9, आगे वाली बात नहीं बोल रहा क्योंकि प्लैनेट्स 8 हैं। और ये बात अगर डायलॉग याद हो जाए तो सीक्वेंस याद हो जाती है आपको, सीक्वेंस याद हो जाती है। और सीक्वेंस में पहला, अरे सामने लिखा भी हुआ है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आए ना, रिपीट करो। Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. पहले 4 प्लैनेट्स को बोला जाता है इनर प्लैनेट्स, बाद वाले 4 को बोला जाता है आउटर प्लैनेट्स। और इन इनर और आउटर प्लैनेट्स के बीच में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स मूव कर रहे हैं, थाउजेंड्स की संख्या में। तो यहाँ पर याद करा दिया मैंने आपको। तो सबसे नियरेस्ट टू द सन कौन सा प्लेनेट है? दीपांशु याद हो गया, मरकरी। सबसे Yes, ज्यादा sir. ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है वीनस। सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लेनेट क्या है बच्चे? बोलते जाओ। Venus. वीनस, वीनस। अर्थ जिसमें आप रहते हैं, मार्स जहां पर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट एक ही है, नाम बोलते जाओ, मैं याद करा चुका हूँ। अर्थ का ही ना, अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, Sir, नाम moon. मून। बच्चों नेचुरल सैटेलाइट को हम सब प्लेनेट भी बोलते हैं। पेपर वाला नाम बदलते तो घबराना मत। हमारी अर्थ का वो सब प्लेनेट पूछ ले जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, सब प्लेनेट बोले तो नेचुरल सैटेलाइट, तो उसे क्या बोलते हैं? मून। याद करो, मरकरी और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं होता। हिना मैंने क्या बताया, किन 2 प्लैनेट्स का कोई सैटेलाइट नहीं होता? Mercury and Venus. और अर्थ का एक ही संख्या याद कर लो, अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसे सब प्लेनेट बोलते हैं, बोले तो मून, चंदा मामा। जिसकी वजह से जब वो अर्थ के चारों ओर घूमता है तो क्या बनते हैं? महीने। क्या बनते हैं? महीने। अर्थ के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? मार्स। मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो थोड़ी संख्या याद करते हैं, सामने पहले याद कर लो। इनर सैटेलाइट्स, इनर सैटेलाइट्स याद हो गए बच्चों, इनर प्लैनेट्स याद हो गए अनन्या, आउटर प्लैनेट्स याद हो गए, सीक्वेंस याद हो गई बच्चे। अनन्या, दीपांशु, साउंड आ रही है बच्चे मेरी? Yes, sir. ये सैटर्न के ऊपर मैंने रिंग बनाने की कोशिश करी है, तो पूछेगा किस प्लेनेट के ऊपर रिंग होती है, कौन सा है? सैटर्न। सैटर्न बोले तो हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सैटर्न को क्या कहा जाता है? शनिच्चर। शनिच्चर का मतलब होता है बैड प्लेनेट। अरे शनिच्चर को, सैटर्न को क्या कहा जाता है? बैड प्लेनेट। इन सारे प्लेनेट्स का ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आदमी के मूड, किसी भी इंसान के, लिविंग क्रिएचर्स के मूड चेंज होते हैं। अरे समझ में आता है आए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी बीच में एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हो गई है, एस्ट्रोलॉजी। इन सारे प्लैनेट्स की अपनी रेज हैं जिसका इफेक्ट हमारी अर्थ पर पड़ता है और अर्थ पर रहने वाले सारे क्रिएचर्स पर पड़ता है। और इस बात को हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने एस्ट्रोलॉजी में लिख दिया है कि उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे कैसे क्या होता है। तो शनिच्चर को, शनिच्चर हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बैड प्लैनेट है। अरे ये बात याद हो रही है बच्चों? बीच में कुछ एस्ट्रोलॉजी की बातें भी बोल Yes. रहा हूँ। तो यहाँ याद कर लो बच्चों, लार्जेस्ट प्लेनेट क्या है? हिना जल्दी से बताओ, लार्जेस्ट प्लेनेट? Jupiter. जुपिटर। स्मॉलेस्ट प्लेनेट? Mercury. मरकरी। तो सबको याद हो गया, लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर, स्मॉलेस्ट प्लेनेट मरकरी। एक बार ये डायलॉग और बोल दो ताकि 8 प्लेनेट की सीक्वेंस याद हो जाए। अवंतिका जल्दी से 8 प्लेनेट को याद करने की सीक्वेंस। माई? My very excellent mother just says 9. 9, बिल्कुल बढ़िया। आगे चलते हैं बच्चों, सन का खेल शुरू करते हैं। सन से फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है, सोलर सिस्टम के बाद सीधा हम इंडिया की बात करना शुरू कर देंगे, इंडियन ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी हमारी। तो सन, स्टार जिसके चारों ओर सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, सन के बारे में बातें याद करते हैं। तो 1 लाख टाइम्स बिगर देन द अर्थ, ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है, कुछ बातें इंटरेस्टिंग है जो आपके लिए मैंने लिखी हैं, याद करने का काम। अर्थ से 1 लाख टाइम्स ज़्यादा बड़ा है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये रेडिएट करेगा एनर्जी। कब तक आपको लाइट दे सकता है? अगले 10 बिलियन ईयर्स तक, इसकी भी लाइफ है। अरे यहाँ पर, अच्छा बचपन में, अनन्या आवाज़ आ रही है बच्चे? अनन्या, Yes, sir. अनन्या आप बता सकते हो इस दुनिया में 2 प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, एक फिजन फ्यूजन। अगर साइंस पढ़ी हो तो किसी ने, पूरी क्लास कोई? फिजन फ्यूजन? So, exothermic और endothermic. अरे एटम बम में कौन सा रिएक्शन? Nuclear fusion. फिजन। किस बच्चे ने बोला है? अक्षित ने। अक्षित एटम बम ने। में कौन सा रिएक्शन होता है? और जो एटॉमिक रिएक्टर्स में जो रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है? अक्षित? ये फिजन। हाँ, ध्यान से Fission. सुनो। अरे ये मैंने बताया था, फिर भी यहाँ बात चल रही है तो बता देता हूँ। यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है।
इसको स्लोली न्यूट्रॉन से हिट किया जाता है, एक न्यूट्रॉन से यूरेनियम 235 को स्लोली हिट करते हैं तो क्या बनता है बच्चों? बेरियम। याद कर लो, साइंस में आएगा टॉपिक बेरियम। और क्या आता है? क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स प्लस एनॉर्मस एनर्जी। अरे आए ना, याद हुआ? Yes, sir. न्यूट्रॉन को किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यूरेनियम 235 एग्जांपल लिया है, यूरेनियम भी है, थोरियम भी है, प्लूटोनियम भी है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से किसी एक के साथ यूरेनियम को स्लोली हिट कराते हैं। तेजी से करेंगे तो नहीं होगा। रिएक्टर की बात कर रहा हूँ, रिएक्टर में रिएक्शन कैसे होता है, चेन रिएक्शन की बात। तो यूरेनियम 235 से बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन्स प्लस एनॉर्मस एनर्जी, ये 1 सेकंड के कई लाखवें हिस्से में ये घटना घट जाती है। फिर वो 3 न्यूट्रॉन वापस हिट करते हैं यूरेनियम 235 को, फिर दोबारा, अरे 3 हिट कर रहे हैं तो अब कितनी बार अब कितने न्यूट्रॉन बनेंगे? आए ना, जल्दी बोलो जरा। 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, और ऐसे मल्टीप्लाई होता है, और 1 सेकंड के हजारवें हिस्से में इतना ज्यादा एनर्जी जनरेट हो जाती है कि 50 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ब्लास्ट किया जा सकता है। और ये जो सबसे पहले, फिर क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहला एटम बम जापान में फेंका गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फेंका गया था, किस शहर पर? शहर का नाम, पूरी क्लास। Hiroshima. हिरोशिमा। नहीं, पहला शहर इंपॉर्टेंट है बच्चों, नागासाकी और हिरोशिमा। नागासाकी उसके बाद था। सेकंड नहीं पूछेगा एग्जाम में, पहला वाला ही पूछेगा। कंट्री का नाम जापान, शहर का नाम हिरोशिमा। दूसरे की बात आप अपनी नॉलेज के लिए याद कर सकते हो, नागासाका। 50 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बर्बाद हो गया था, मिस्ट, धुंध थी, कुछ नहीं बचा था। तो वापस आ रहे हैं जी। तो मैं कह रहा था, जब यूरेनियम से न्यूट्रॉन को हिट करते हैं तो बेरियम एंड क्रिप्टॉन, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अभी एक बच्चे ने बताया था, कौन बोलेगा दोबारा? फिजन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? अरे बोलते जाओ। फिजन। अब मैं सन की बात कर रहा हूं, सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। सन में क्या होता है? दो हाइड्रोजन मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद क्या बनता है? कोई बता सकता है? हीलियम प्लस एनॉर्मस एनर्जी, इसे बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसे? Fusion. एक बार आए ना, दोबारा बताओगे। सन में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। इसमें क्या होता है? 2 हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, और क्या बनता है? हीलियम प्लस Enormous energy. एनॉर्मस एनर्जी। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? Fusion. और बच्चों, हम अपनी दुनिया में हाइड्रोजन बम भी बना चुके हैं जिसमें ये फ्यूजन रिएक्शन होता है। एटम बम तो हमने बना ही लिया है, और हम हाइड्रोजन बम भी बना चुके हैं। और मजे की बात बताता हूं, इस दुनिया में कुछ कंट्रियों ने इतने ज्यादा एटम बम और हाइड्रोजन बम बना रखे हैं कि इस पूरी अर्थ में एक आदमी को 7 बार मारा जा सकता है। एक बार मरने के बाद जरूरत ही नहीं है, उन्होंने इतने वेपन्स बना लिए और पूरी दुनिया में जगह जगह लॉन्च कर दिए। वापस आते हैं जी, वापस आते हैं। तो सन में कौन सी रिएक्शन चल रही है? मेरा क्वेश्चन तैयार हो चुका है, याद करा दिया। ही ना बोलना, कौन सा रिएक्शन? सर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन। उसका मैंने हिंट भी दिया है, 2 हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, हीलियम प्लस सर एनॉर्मस। हाँ बोलो। सर, फ्यूजन रिएक्शन को न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल नहीं किया जाता एनर्जी बनाने के लिए? वो एक फिजन होता है, एक फ्यूजन होता है। फिजन तो, हाँ सर, फिजन तो किया जाता है, वो तो क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन का। न्यूक्लियर रिएक्टर में हाइड्रोजन यूज नहीं करते हम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम यूज करते हैं, और हम उसमें न्यूट्रॉन को स्लोली हिट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर की बात बता रहा हूं मैं। अब जब बेरियम, क्रिप्टॉन प्लस 3 अलग से न्यूट्रॉन तैयार होते हैं, तो वहां कैडमियम की रॉड लगा के वो तीनों के तीनों न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ऑब्जॉर्व करते ही रिएक्शन बंद। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जितने भी पावर स्टेशन हैं जहां न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वहां पर वो सिर्फ 2 न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व करते हैं, 1 न्यूट्रॉन दोबारा टकराता है, फिर एनर्जी तैयार होती है। हाँ सर, हाँ, ये तो पता है। मैं ये पूछ रहा था कि हाइड्रोजन वाले का नहीं होता टेक्नोलॉजी हमारे पास? हाइड्रोजन वाले का ना, कहीं आपके जनरल अवेयरनेस में देखो, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सरकारें बताना नहीं चाहती होंगी, सिर्फ अपने लेवल पर टेस्ट करती होंगी, तो उसकी कोई डिक्लेरेशन है नहीं। हिंदुस्तान में बैन लगे हुए थे पीछे, जब हमने, अच्छा फिर क्वेश्चन तैयार हो रहा है, हिंदुस्तान में एटम बम का हमने जब परीक्षण करा, अरे जब हमने परीक्षण करा, पहले तो ये बता दो हमने कितनी बार टेस्ट करा है? न्यूक्लियर टेस्ट हमने हिंदुस्तान में कितनी बार करा है? मेरा क्वेश्चन भैया, टॉपिक के ऊपर टॉपिक तैयार होता है, जल्दी से ही ना। आज तक हमने न्यूक्लियर टेस्ट कितनी बार करा है? 1 बार इंदिरा गांधी ने करा था, और 2 बार उसके बाद हुआ है। कितनी बार अब बता दो, चलो।
3 बार। 3 बच्चों बार। न्यूक्लियर टेस्ट आज तक 3 बार हुआ है, और जब जब न्यूक्लियर टेस्ट होता है हम पूरी दुनिया में टॉप 7 कंट्री में शामिल हो जाते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। अगले दिन, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, अगले दिन पाकिस्तान का टेस्ट हो जाता है, पाकिस्तान का, तो वो भी कह देता है हमारे पास भी है। और भी बात सुनते जाओ, हमारे यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट किस जगह पर होता है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। राजस्थान की पोखरन। जगह, यस, पोखरन। अरे याद कर लो, पोखरन में हम लोगों ने आज तक न्यूक्लियर टेस्ट करा है। राजस्थान का इलाका है, बंजर इलाका है, मिट्टी के बहुत नीचे हम ये टेस्ट करते हैं ताकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वहीं दफन हो जाए, वहां पर लोगों की आवाजाही रहना नहीं है। तो पोखरन जगह याद कर लो। कितने टेस्ट फायर करे हमने, 3 बार। मूवी किसी ने गलती से देख ली होगी तो आइडिया लग गया होगा। हिना, बात समझ में आ रही है? Yes sir. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब भी इस तरह के हम टेस्ट करते हैं तो वो बैन लगा देती है, ट्रेड को रोक देती है, दुनिया भर की चीजें देने से मना कर देती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं तो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर टेस्ट करने की होड़ लग जाएगी और हर कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने लग जाएगा। गिनती के कुछ मुल्क हैं पूरी दुनिया में जिनके पास न्यूक्लियर पावर की एनर्जी है, और हम लोगों को न्यूक्लियर रिएक्टर जितने भी हमने बना रखे हैं उसमें जो एलिमेंट है वो एलिमेंट बनाने की ताकत हमारे पास नहीं है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट किससे बनता है? मोनोजाइट सैंड से। अब क्वेश्चन चल रहा है तो बात, मैंने कौन सी सैंड बोली है? आसिफ नाम बताओ जिससे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकाले जाते हैं। मोनाजाइट। सारे सुन लो, मोनाजाइट सैंड। हमारे पास साउथ इंडिया में, केरला में ये मिट्टी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मोनाजाइट सैंड मैंने बोला है। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसमें से यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम कैसे एक्सट्रैक्ट करें। ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में गिनती के 2-3 मुल्कों में है, और हम लोग उनसे ये मटेरियल मांगते हैं ये कहकर कि हमें मटेरियल दे दो ताकि हम कम से कम हिंदुस्तान की पावर प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और पावर रिएक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। एक और क्वेश्चन याद कर लो, इंडियन इकोनॉमी में अगर याद ना कराओ, हिंदुस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है थ्रू द न्यूक्लियर पावर स्टेशन कितने % पूरी करता है? पूरे देश में कितने % हम बना रहे हैं आजकल? जल्दी बताओ। दीपांशु, आपने याद करा होगा बचपन में। आजकल तो 3.5%, पहले 2%। पुरानी नहीं, अभी की बात करेंगे ना। आप तो भैया 3.5% एनर्जी जनरेट करना हम शुरू कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट चाहिए, यूएसए से लाना पड़ता है, और यूएसए हमारे ऊपर कंडीशन लगा देता है। हमारे साइंटिस्ट आएंगे और वो देखेंगे कि जहां पर भी आप पावर स्टेशन में इसको यूज कर रहे हैं कहीं इसका मिसयूज तो नहीं कर रहे, कहीं आप टेस्ट फायर तो नहीं कर रहे, कहीं और रिसर्च तो नहीं कर रहे इसके ऊपर, और कुछ इस दुनिया के लिए जोखिम भरा तो बनाने की बात नहीं कर रहे। तो वो वो साइंटिस्ट हमारे साइंटिस्टों के साथ मिलकर ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी हर कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। रिसर्च एंड, हिंदुस्तान का ये डिपार्टमेंट डीआरडीओ कहलाता है। मैंने इसका भी स्लाइड बनाया है। डीआरडीओ क्या बोलते हैं? आईना बोलना जरा, जो डिपार्टमेंट ये रिसर्च, डीआरडीओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बातें बहुत सारी जो सीक्रेट होती है, जो बहुत बाद में बताई जाती हैं, जब बताने लायक होती हैं। तो वो हाइड्रोजन का किस तरह से हिंदुस्तान ने करा है, क्या नहीं करा, अभी तक पब्लिकली कोई अनाउंसमेंट नहीं है। क्लियर है दीपांशु? यस सर। आगे चलेंगे बच्चे। तो यहाँ सन को लेके बात हो रही थी, तो मैंने बताया अर्थ से 1 लाख टाइम्स बड़ा है। उसके अंदर जो ये रिएक्शन हो रहा है ये 10 बिलियन ईयर्स तक चलेगा, यानी तब तक ये हमें लाइट प्रोवाइड कर सकता है। इसका डिस्टेंस अर्थ से याद कर लो 149 मिलियन किलोमीटर। सन, अच्छा हमारे सारे प्लेनेट तो सन के चारों ओर घूम रहा है। मजे की बात है, सन अपनी एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है, और सन हमारी मिल्की वे के सेंटर में सारे प्लेनेट्स के साथ रिवॉल्व भी कर रहा है। बढ़िया बात, ये सबको क्लियर हो गया? हिना, ये बात समझ में आ गई? सन भी रिवॉल्व कर रहा है। यस सर। सन हमारी गैलेक्सी का जो सेंटर है, हमारी गैलेक्सी का नाम बताना हिना जल्दी से। मिल्की वे गैलेक्सी। तो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर मूव कर रहा है हमारा ये सन, और जब सन मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ प्लेनेट भी इसके साथ साथ चल रहे हैं। अरे क्लियर है दीपांशु? क्लियर है? यस सर। और सन अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है, एक्सिस पर घूमेगा उसे रोटेशन बोलते हैं, और गैलेक्सी के सेंटर में चारों ओर घूम रहा है, सेंटर के चारों ओर से क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं दीपांशु? जल्दी बोलो। रेवोल्यूशन 250 मिलियन ईयर्स में चक्कर पूरा होता है। हमारी गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर सन का चक्कर 250 मिलियन ईयर्स में पूरा होता है। फिलहाल हम सन के जोन्स की बात करते हैं। सन में टोटल 3 जोन है, याद कर लो, कोरोना, क्रोमोस्फियर एंड फोटोस्फियर। ये काम का है। एक सन की और बात है जो मैंने बचपन में आपको याद कर रही थी, जो पेपर में कई बार आ चुकी है। सन से जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है? फिर दोबारा रिवाइज कराना चाह रहा हूं, जल्दी से कोई एक बच्चा। आसिफ? 8 मिनट। 8 मिनट। भैया सेकंड वाली बात टिक मत कर देना, वो 8 मिनट 8 सेकंड दोनों लिखेगा,
तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 8 याद रहता है। 8 मिनट लगता है सनलाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में। और हिंदुस्तान का टाइम जोन आईएसटी याद कराया था, फुल फॉर्म बोलो आसिफ, फुल फॉर्म आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आदित्य देव को बोलना है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की डिग्री क्या है, कौन सा मेरिडियन है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी लगा के बोलना है। आदित्य देव, आदित्य 82 पॉइंट आए ना, 82.5 ईस्ट। 82.5 ईस्ट मेरिडियन लाइन है ये, जो टाइम को रिफ्लेक्ट करती है, जो जीएमटी से 5.30 आवर के चेंज पर है। जीएमटी की फुल फॉर्म याद करा दो अक्षित। जीएमटी ग्रीनविच ग्रीन मेरिडियन मीन टाइम, ग्रीन। ग्रीनविच मीन टाइम। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिलहाल हम अपने सन की बात कर रहे थे। सन के हमने 3 पार्टीशन पढ़ना चाह रहे हैं, कोरोना क्या, क्रोमोस्फियर का क्या, और फोटोस्फियर क्या। फोटोस्फियर सबने देख लिया, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सन, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सन होता है जहां पर ये रिएक्शन चल रहा है हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन वाला। और इस रिएक्शन से हम लोगों ने दुनिया में क्या बना लिया, हाइड्रोजन बम बना लिए हैं दुनिया में। किस किस कंट्री ने, भैया यूएसए के पास है, यूएसए के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, और हिंदुस्तान ने भी चीज़ें डिक्लेयर नहीं करी हैं। और जब भी डिक्लेयर करेगा बैन लगेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ट्रेड सारा रोक दिया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम रुक जाता है। तो क्रोमोस्फियर क्या है, अपर सरफेस ऑफ द सन। ये याद रख लो बच्चों, ये सन का जो अपर स्फीयर है, अपर सरफेस है, जिसमें हमें व्हाइट लाइट नजर आती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फियर। कोरोना की बात बाद में बताऊंगा, पहले ये याद हो गया ही ना, क्रोमोस्फियर अपर सरफेस होता है, फोटोस्फियर क्या Yes, होता है, sir. सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट जहां रिएक्शन हो रहा है, 2 हाइड्रोजन आपस में टकराकर हीलियम प्लस एनॉर्मस एनर्जी बन रहे हैं, और ये रेड कलर का है सेंट्रल पार्ट, और बाहर चारों तरफ व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर है, जिसकी लाइट अर्थ और सारे प्लैनेट्स पर जा रही है, सारे प्लैनेट्स पर जा रही है, इवन सब प्लैनेट पे भी जाती है। और सब प्लैनेट बोले तो मून, मून की बात कर रहा हूं, जो नेचुरल सैटेलाइट है, वो भी सन की लाइट से प्रकाशित हो रहे हैं और उसी की लाइट को अर्थ पर रिफ्लेक्ट करते हैं। अरे समझ में आ रहा है ही ना। Yes, sir. कोरोना की बात बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली में ये जो कोरोना वाला एरिया है, ये सिर्फ सोलर इक्लिप्स पे नज़र आता है, सोलर इक्लिप्स, अदरवाइज ये नज़र नहीं आता। तो मैं एक मैप बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पर बच्चों हमने ये एक सन बना दिया, इस सन के सामने, अरे सोलर इक्लिप्स में क्या, सोलर इक्लिप्स कब आता है, मेरा क्वेश्चन पूरी क्लास से आई ना बताएगी। सोलर इक्लिप्स जब सन, जब सर सूरज के आगे चांद आ जाता। अरे 3 बातें बोलो, जब सन, सन के अर्थ आगे और बोला। प्लैनेट, सन सॉरी सन, मून और अर्थ, इन तीनों के बारे में बताओ क्या बीच में आता है। जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। ये बात ठीक है, सारे बच्चे सुन लो। जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो सन की लाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। सारे फिर सुन लो, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो सन की लाइट अर्थ तक नहीं पहुंचती, और जिस एरिया में सन की लाइट अर्थ पर नहीं आती तो क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। आसिफ याद हो गया, ये बात समझ में आ गई भैया। तो सन के सामने मून आ गया, मैं मून बना रहा हूँ जी। सन के सामने जब ये मून आ जाता है, यहाँ मैंने ये मून बना दिया, ये मून आ जाता है तो मून जो है कवर कर लेता है सन को। तो सन के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट चमकता हुआ नजर आता है, जो चारों ओर जो गैसेज हैं वो चमकती हुई नजर आती है, और उस एरिया को बोलते हैं, वो एटमॉस्फेयर नॉर्मली हमें नजर नहीं आता सन का। सन का हमें सिर्फ अपर सरफेस नजर आता है नॉर्मली। अब बाहर जाके देखो अभी तो सन आपको व्हाइट कलर का नजर आएगा, उसकी अपर सरफेस आपको नजर आ रही है, जिसे क्रोमोस्फियर बोलते हैं। ही ना, ये बात समझ में आ गई, क्रोमोस्फियर नजर आता है आपको सामने। Yes, sir. लेकिन जब सोलर इक्लिप्स होता है तो इस सन को मून कवर कर लेता है पूरी तरह, तो जो उसका जो चारों तरफ का गैसेस का एनवायरनमेंट है वो नजर आता है चमकता हुआ चारों तरफ। इस ल्यूमिनेटिंग सिस्टम को बोलते हैं कोरोना, जो सिर्फ सोलर इक्लिप्स पे नजर आता है। ये क्लियर हो गया? अरे बोलते जाओ भैया। Yes, sir. जो एनवायरनमेंट में लाइट एमिट होती है ना, वो सन का एनवायरनमेंट, जो सन का एटमॉस्फेयर है, वो नजर आता है सिर्फ सोलर इक्लिप्स पर, जिसे कहा जाता है कोरोना, आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। अनन्या क्लियर है? आगे चले। दीपांशु, अरे बोलते जाओ भाई। यस सर। हाँ, तो अब बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स की। अभी मैंने बताया था हमारे 4 इनर प्लेनेट के नाम बताओ। कौन बताएगा जल्दी से? कोई एक बच्चा जिसका स्पीकर जो जल्दी से बोल पाएगा, फास्ट। 4 इनर प्लेनेट। Mercury, Venus, Earth, Mars.
बस बढ़िया। ये 4 प्लैनेट्स के बाद क्या आते हैं? एस्ट्रॉइड्स। और एस्ट्रॉइड के बाद क्या है हमारे? आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स के नाम दोबारा बोलना अवंतिका, आउटर प्लैनेट्स के नाम। Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. बस बढ़िया बढ़िया। और सैटर्न के ऊपर रिंग होती है, तो यहाँ सामने लिखा हुआ है बच्चों। तो मास और जुपिटर के बीच में ये एस्ट्रॉइड मूव करते हैं। अभी अभी मैंने याद कराया इनर और आउटर प्लैनेट्स के बीच में। तो भैया ये क्वेश्चन है 1 नंबर का, कौन से 2 प्लैनेट्स के बीच में एस्ट्रॉइड मूव करते हैं? मोर देन 40,000, 40,000 से ज्यादा की संख्या है इनकी। आगे चलते हैं। एस्ट्रॉइड क्लियर हो गया हिना? यस सर। तो आगे चलते हैं जी, प्लैनेट्स की बात शुरू करना चाहेंगे। प्लैनेट्स अब भी अभी याद कराया इनर प्लैनेट्स। अवंतिका ने बोला मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इसमें कॉमन बात याद कर लो, ये इनर प्लैनेट्स स्मॉल साइज के हैं बट इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इनको ये नाम याद कर लो, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। हिना क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। आउटर प्लैनेट्स के नाम याद कर लिए सबने, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये बिग साइज है इन कंपैरिजन ऑफ इनर प्लैनेट, बट इनकी डेंसिटी कम होती है और इन्हें क्या कहा जाता है? मेजर प्लैनेट। एक बार पुनीत कुंद्रा ये 8 के 8 प्लैनेट की सीक्वेंस बोल दो, उस कहने का मतलब डायलॉग बोल दो पुनीत। सर माय मदर वेरी एक्सीलेंट। माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट से अस 9। आगे बोलना चाहो तो प्लैनेट है, बोलो पुनीत। सर माय वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सेज 9। से अस 9। अस, अरे यूरेनस गायब हो गया। से अस 9। एक बार दोबारा भैया, ये याद करने का काम है, थोड़ा जिम्मेदारी। माय वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट से अस 9। बढ़िया। एक बार और पूछूंगा गौरव से। गौरव दोबारा एक बार कोशिश करो, प्लैनेट्स की सीक्वेंस डायलॉग के माध्यम से। So my very excellent mother just says us nice. 9 एन याद करना है। गौरव याद हो गया? चलूं आगे? हाँ जी भैया। सैटेलाइट, अब देखो सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं। अभी अभी मैंने बताया था सैटेलाइट बोले तो नेचुरल सैटेलाइट्स। अच्छा, यहाँ मैंने बचपन में आपको बताया था हम लोग अपनी अर्थ से आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ते हैं। हिंदुस्तान का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम और ईयर जिससे पूछूंगा हिना। मैंने याद कराया था बचपन में। हमने नाम उस आदमी के बेसिस पर रखा जिसने इस दुनिया में मैथ्स की खोज करी है, जिसने जीरो सर आर्यभट्ट सैटेलाइट। आर्यभट्ट, सारे याद कर लो। 1975 में इंडिया ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा था और ये हिंदुस्तान से नहीं गया था, यूएसएसआर से गया था। पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट हिंदुस्तान ने कब भेजा? 1975। नाम रखा जानबूझ के आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट कौन था? जिसने हिंदुस्तान का इंडियन मैथमेटिशियन, जिसकी वजह से हम कहते हैं ना भारत मैथ्स की देन है, भारत ने मैथ्स दिया है, जिसने जीरो और जल्दी बोलो पाई, ये 2 कॉमन शब्द है तो मालूम होंगे आपको। यस सर। जीरो और पाई। अच्छा मेरे को बात ये, अरे आप बताओ जो पुस्तक लिखी आर्यभट्ट ने, क्या बढ़िया बात है। कौन बताएगा पुस्तक का नाम? रिटन बाय आर्यभट्ट, जिससे आज हमें पता चलता है कि उन्होंने जीरो की खोज करी थी, पाई की वैल्यू निकाली थी। अर्थशास्त्र। क्या? नहीं, अरे हे भगवान, अर्थशास्त्र तो कौटिल्य बाबा का है। अरे कौटिल्य बाबा की किताब किसी दूसरे की कैसे कर सकते हो तुम? कौटिल्य बाबा बोले तो चाणक्य। चाणक्य कहां पर था? मौर्यन डायनेस्टी। पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य किसका सफाया करा था? नंदा डायनेस्टी का। आखिरी राजा कौन था? अरे नंदा डायनेस्टी का आखिरी राजा धनानंद था। तो वहां की बात आप यहाँ कहाँ लेके आ रहे हो? आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी। पूरी दुनिया को मैथ्स की देन भारत ने दी है। पाई नहीं तो मैथ्स नहीं होता दुनिया में। अरे जल्दी बोलो पुस्तक का नाम। सूर्य सिद्धांता। नाम क्या है आसिफ? सूर्य सिद्धांता। अरे हमारे पुराने जमाने में ऋषियों ने जो कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजी, मैंने पीछे बताया था, तंत्र मंत्र यंत्र, वास्तुशास्त्र, ये जितनी भी है सब कैलकुलेशन पर बेस्ड है। और उस जमाने में उन लोगों ने कैलकुलेशन कैसे करी? तो मैथ्स तो आता होगा ना उन्हें। तो सूर्य सिद्धांता की पुस्तक लिखी जा चुकी थी, कैलकुलेशंस करनी आ गई थी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं बताता आपको कि कैसे उन्होंने आइडियोलॉजी लगाई होगी। तो वापस चलते हैं सैटेलाइट। सर पाई का मतलब, सर जीरो का तो समझ आता है, पाई का मतलब समझ नहीं आता। पाई का मतलब क्या स्टार्टिंग में सोचा होगा उसके बारे में? भैया अब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ना बहुत लंबा डिस्कशन का मैटर है। तो एक्चुअली में हमारे पुराने ऋषियों ने एक सेल्फ रियलाइजेशन को अटेन करा और इस दुनिया में कहा जाता है जो आपकी बॉडी के अंदर है वो इस पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स में मूव कर रहा है। ये सारे प्लैनेट्स जो बाहर नजर आते हैं, ये सन जो बाहर नजर आता है आपकी बॉडी के अंदर भी है। आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स और आप क्या बन जाते हो? त्रिकालदर्शी।
समझ में आता है दीपांशु? अब ये यस सर। तो बियॉन्ड द वर्ड चलता है कुछ चीज़ें। तो उस जमाने में कुछ ऐसे ऋषि मुनि रहे, तो उन लोगों को पता चल गया था, तो उन्होंने फिर उसके बारे में बुक्स लिख दी कि सोसाइटी में वैसा कल्चर हो जाए, लोग उसको जान के परेशान ना हो और साइंटिफिक मेथड से लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। वापस आते हैं जी। तो सैटेलाइट्स की बात कर रहे थे, नेचुरल सैटेलाइट्स जिसे सब प्लैनेट्स भी कहा जाता है। तो यहाँ डिस्कशन करा भैया। मार्स का मैंने बताया था, याद करने वाला क्वेश्चन है। मार्स में मैंने क्या बताया, कितने सैटेलाइट हैं? हिना जल्दी बताओ। मार्स सर 2 2 satellites. सैटेलाइट्स, नाम याद कर लो, फोबोस एंड डीमोस। दो नाम नहीं पूछता वो अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं एंट्रेंस में आफ्टर 12th, लेकिन ये याद रखना मार्स के 2 सैटेलाइट हैं, नाम याद कर लो, आपके लिए अच्छा है, फोबोस एंड डीमोस। और अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, चंदा मामा, वो आपको मालूम है। और मैंने बात बताई, मरकरी और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है। अरे याद हो गया हिना, मरकरी वीनस का कोई सैटेलाइट। यस सर, और नहीं है। जितने भी नेचुरल सैटेलाइट्स है, इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, कोई हवा पानी नहीं होता, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, और ये सन की लाइट से ही चमकते हैं और उसी की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये बात क्लियर हो गई सैटेलाइट्स की कॉमन बात? यस सर। आगे चलेंगे जी, चंदा मामा की बात करते हैं। अर्थ पर आना चाह रहे हैं बच्चों, चंदा मामा मेन डिस्कशन कर रहा हूं। चंदा मामा, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून 3,83,000 किलोमीटर। मेरा क्वेश्चन फिर यहाँ शुरू हो रहा है, अब की बार गौरव सुनाएगा। हाईएस्ट पीक इन द होल वर्ल्ड। गौरव, क्वेश्चन कराया था मैंने बचपन में आपको। Sir, Mount Everest. हाइट बतानी है आपको, जल्दी जल्दी। 8,848, 8848, क्या फीट या मीटर? गौरव। Sir, feet. ए भगवान, फीट मीटर। तो, अरे मीटर लिखवाया था, फीट में 3 गुना हो जाएगा। Sir, meter. हाँ, 8,848 मीटर। फिर मैंने बताया था यंगेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन। जल्दी जल्दी बोलेगा गौरव, जल्दी जल्दी, बाकी सब मन में रिवाइज करो। अरे कहाँ गए हिना? यंगेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन सर कुशाग्रा, हिमालयाज। हिमालय। कुशाग्रा से मेरा क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन्स। अरे भैया, एंडीज फोल्ड ऑफ माउंट। एंडीज फोल्ड ऑफ माउंटेन। मेरा क्वेश्चन महगवेल से, एंडीज फोल्ड ऑफ माउंटेन कौन से कॉन्टिनेंट में? कॉन्टिनेंट का नाम बताओ, जल्दी जल्दी। कुशाग्रा, साउथ अमेरिका भैया। साउथ अमेरिका। इसी बच्चे को बताना है साउथ अमेरिका की वो कैपिटल जो इस दुनिया की सबसे ज्यादा हाइट पर है, सबसे ज्यादा हाइट पर है। मुझे कैपिटल का नाम चाहिए। प्लाचा, प्लाचा। ना 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 लापाज, लापाज, लपाज, लपाज। ये लपाज कैपिटल है किस कंट्री की? पल्लवी को बताना है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पल्लवी को। अब देखो, पुराने टॉपिक पर जाने का मतलब है हम आगे वाले एरिया को रोक रहे हैं, लेकिन जरूरी है, आप याद नहीं कर रहे सारे। पल्लवी, लपाज इज द कैपिटल ऑफ। पल्लवी रामपाल, बोलीविया, हाँ याद है, याद है, बढ़िया। अब मेरा अगला क्वेश्चन नितिन से है। नितिन, इस पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा शहर, कैपिटल नहीं है वो लेकिन शहर, जिसे कहा जाता है फॉरबिडन सिटी। सिर्फ नितिन, बीच में नहीं बोलेगा कोई। नितिन, बच्चे, फॉरबिडन सिटी किसको कहा जाता है? नितिन, अरे कहाँ गया? प्रेरणा पांडे, प्रेरणा, अरे बोलो बच्चों। अभी लासा। लासा फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। ये लासा कौन सी पुराने जमाने में तो वो कंट्री थी, तो वो कहाँ पर है? लासा जगह का नाम बता दो, टी से शुरू होता है। पुनीत, टिबेटन प्लेट्यू। तिब्बत बोलो ना, तिब्बत, तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है। फिर तिब्बतन प्लेट्यू से क्वेश्चन याद आ रहा है, बताओ तिब्बतन प्लेट्यू को रौनक खंडेलवाल बोलेगा, क्या कहा जाता है? जल्दी से, रौनक खंडेलवाल। तिब्बतन प्लेट्यू को कहा था रूफ, अरे कहाँ गए? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो बात चल रही है, थोड़ा और आगे चलाओ भैया। सेकंड हाईएस्ट पीक इन, अच्छा हाईएस्ट पीक के बारे में फिर मेरा क्वेश्चन है, रिद्धिमा बताएगी। ये हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट। ये इस दुनिया में कौन सी कंट्री में है? रिद्धिमा मित्तल, कंट्री का नाम बताओ। अरे बोलो, कहाँ गया बच्चा? अरे बोलता नहीं है। ऋषभ अग्रवाल, आप, ऋषभ ने तो टॉपिक अभी पहली क्लास है। जयसोनी, आप बोलो, नेपाल के अंदर है हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, कौन सी पहाड़ियों पर है? हिमालयास पर। जयसोनी, जयसोनी, अरे बोलते ही नहीं बच्चे। गौरव, आपसे पूछो अगला क्वेश्चन। सेकंड हाईएस्ट पीक इन द होल वर्ल्ड। Sir, repeat कर दो. K2. सेकंड हाईएस्ट पीक इन द होल वर्ल्ड, K2। K2 का दूसरा नाम बताओ अक्षित, जल्दी से। गॉडविन, ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। ये
कौन सी कंट्री में है? सर इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी। लेकिन वहां तो ऑप्शन नहीं होगी ना, वहां तो कंट्री का नाम लिखा होगा, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान ऐसे लिखा होगा। बताओ किसको टिक करोगे? UK. पाकिस्तान। हाँ, Pakistan. पाकिस्तान बोलोगे जी। आगे चलते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, मेरा क्वेश्चन चिराग गुप्ता से है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इंडिया की हाईएस्ट पीक और पूरी दुनिया की थर्ड हाईएस्ट है। सर दीपांशु बोलो। सर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है POK, वो इंडिया के मैप में ही तो दिखाते होंगे। इंडिया के मैप में हम दिखाते तो है, लेकिन हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है, हम इलेक्शन नहीं करा सकते, हम वहाँ जा नहीं सकते। LOC खिंची हुई है, LOC खिंची हुई है और रोज गोलाबारी चलती है। तो वो इंडिया के जब भी जीके का क्वेश्चन आए तो वो जीके में इंडिया टिक नहीं करेगा। हालांकि अच्छा, एक बढ़िया बात चल रही है जब JNK की बात आ रही है, एक बार ही बोलता हूँ। दीपांशु मेरी बात पहले पूरी करो। ये हिंदुस्तान की हाईएस्ट पीक का नाम? कंचनजंगा। कंचनजुंगा। और ये हिंदुस्तान के कौन सी स्टेट में है? जल्दी बोलो। आसाम। हे भगवान, हे भगवान, कहाँ पर हो? सिक्किम। सिक्किम। हर बार तो रिवाइज कराता हूँ मैं। अब ये बात JNK की चल रही है, ध्यान से सुन लो भैया। JNK आजादी के वक्त आजादी हमारे पास आया ही नहीं था, इंडिपेंडेंट कंट्री अनाउंस हुआ था। डिटेल डिस्कशन नहीं चलाएंगे, नहीं तो आज की क्लास छोटी पड़ जाएगी। स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था JNK को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इस स्पेशल स्टेटस को हम शॉर्टकट में बोल रहे हैं, एक सिंगल शब्द में, आर्टिकल 370 बोले तो स्पेशल स्टेटस ऑफ JNK ऐसा मिला हुआ था। थोड़ी चर्चा शॉर्टकट में करूंगा जी, ध्यान से सुनो जल्दी से। ये स्पेशल स्टेटस का मतलब बताऊंगा मैं आगे, खेल कैसे हुआ, ये हिंदुस्तान में कैसे मर्ज हुआ। तो एक्चुअली में इंडिपेंडेंट कंट्री अनाउंस हो गया था, पाकिस्तान की नज़र थी भाई इस दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, तो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेज दी। वहाँ के राजा ने हिंदुस्तान से मदद मांगी। हिंदुस्तान का उस जमाने में डिप्टी PM कौन था? जल्दी जल्दी बताते जाओ जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे कहा जाता है, याद कर लो फिर क्वेश्चन है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन तैयार हो रहा है, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस आदमी का स्टैचू बनाया है जो पूरी दुनिया का हाईएस्ट स्टैचू बन चुका है। फिर एक क्वेश्चन तैयार हो गया, हाईएस्ट स्टैचू इन द होल वर्ल्ड, नाम बताओ जरा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी हाईएस्ट स्टैचू है बच्चों। फिर क्वेश्चन तैयार हो रहा है, कौन सी स्टेट के अंदर है? गुजरात। गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर है। अच्छा मुझे इलाका भी बता सकते हो? वो शहर V से शुरू होता है। वडोदरा। वडोदरा, क्या बढ़िया, सारे मिलके जवाब दो, बढ़िया। तो मैं कह रहा था वहां के राजा ने मदद मांगी हिंदुस्तान की सरकार से, डिप्टी PM से, कि भैया आर्मी भेज दो, पाकिस्तान कब्जा करने आ रहा है। तो हमारे यहाँ के डिप्टी PM वहीं जाके बैठ गए और उनको कहा कि आप ये एनेक्सर साइन करो कि हम JNK को इंडिया में मर्ज करते हैं, आर्मी विद इन 24 आवर्स यहाँ पर आ जाएगी। वो माना ही नहीं। वो जब तक उन्होंने POK वाले इलाके पे, दीपांशु साउंड आ रही है मेरी? अरे कोई तो यस सर आ रही है। उधर से पाकिस्तान की आर्मी चल रही थी, इधर हमारे देश के डिप्टी PM वहां के महाराजा के पैलेस में बैठे हुए हैं, वो मदद मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं मदद आ जाएगी सेम डे पर, लेकिन आप अनेक्सर साइन करो कि आप JNK को इंडिया में मर्ज करते हो। आपको मालूम है 14 अगस्त 1947 को ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री आजाद करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के 650 टुकड़े करे थे, 647 अलग अलग इंडिपेंडेंट रूलर से, और कह दिया जिसको अलग देश बनाना है अलग देश बना लो और जिसको इंडिया में मर्ज होना है मर्ज हो जाओ। अरे समझ में आता है अनन्या? यस सर। Yes, sir. जिस आदमी ने ये सारे छोटे छोटे टुकड़े अनेक्सर साइन करा के, ये सारे राजाओं से अनेक्सर साइन करा के एक सिंगल इंडिया डेवलप करा, उसको कहते हैं क्या? डिप्टी PM। जिसकी और इस काम की वजह से कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसी वजह से कहा जाता है पूरे देश को यूनाइट करा था। और एक यूनिटी ऑफ स्टैच्यू क्यों बोला जाता है, बात समझ में आ रही है बच्चों? दीपांशु? यस सर। तो बच्चों ये JNK में वहां पहुंच गए, वहां से आर्मी बढ़ती जा रही है, रोज राजा बोल रहा है मदद दो, वो कह रहे हैं अनेक्सर साइन करो। जितना POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे जब कब्जा हो गया तो फाइनली वहां के राजा ने सोचा कि भैया अनेक्सर साइन कर देता हूं, बातें मान लेता हूं इनकी, नहीं तो पूरा JNK पाकिस्तान में मर्ज हो जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने कहा मंजूर, तो हमारे डिप्टी PM ने कहा साइन करते रहना, पहले मुझे फ़ोन करने दो। उन्होंने यहाँ अथॉरिटीज़ को फ़ोन करा, इमीडिएटली आर्मी आई और आर्मी आमने सामने जहाँ खड़ी हो गई वो बन गई LOC इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। अरे भाषा समझ में आती है?
मेरा फिर क्वेश्चन है, इंडिया और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बोलो, मैंने याद करा है। अरे रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। अच्छा, चाइना और इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री को क्या कहते हैं? याद करा है मैंने, बोलते चलो। मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन। तो बच्चों ये इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, आमने सामने आर्मी है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आज भी वो अपने नक्शे में दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने नक्शे में दिखा रहा होता है। लेकिन वहाँ हमारा कब्जा नहीं है, वहाँ हम कोई इलेक्शन नहीं करा सकते। बलूचिस्तान का इलाका है, जानबूझ के पाकिस्तान ने भी वहाँ बहुत बैकवर्ड सिस्टम बना दिया है, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होने देता पाकिस्तान। अरे बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो हमारे नक्शे में, कल को डिबेट होगी, कोई ना कोई झंझट होगा। और सुनो ध्यान से, बात पूरी करने जा रहा हूँ। जब अनेक्सर साइन करने की बारी आई, अरे ये एलओसी वाली बात समझ में आ गई थी पांशु? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। यस सर। लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, उसकी मैंने स्टोरी सुनाई है। और यहाँ पर जब अनेक्सर साइन करा तो राजा ने कहा मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरी कुछ शर्तें हैं। उन्होंने कहा जो कागज में लिखो सब मंजूर। तो उन्होंने कहा अरे पूरे हिंदुस्तान में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपको एक ही अधिकार मिलेगा, आप सिंगल सिटीजन ऑफ इंडिया हो। अरे सिंगल सिटीजनशिप का राइट है, चिराग गुप्ता समझ में आती है? पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति के पास सिंगल सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया। अवंतिका बोलते चलो, कहाँ गए बच्चे? अरे आवाज, एक ही राइट है, लेकिन सिर्फ JNK में उस राजा ने लिखा कि हमारे यहाँ रहने वाले लोगों को 2 राइट होंगे, हम अपने आप को कश्मीरी भी बोलेंगे और हम अपने आप को इंडियन भी बोलेंगे। मंजूर? डिप्टी PM ने कहा मंजूर। दूसरी बात, वहां पर कोई भी आदमी जमीन नहीं खरीद सकता। अरे ये आर्टिकल 370 की बातें बोल रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान से कोई भी जा सकता है, लेकिन वहाँ कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता, बिजनेस नहीं कर सकता। इस तरह के वहाँ का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बढ़िया बात बता रहा हूँ, है ना? समझ में आ रही है? अलग यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और वहाँ के फैसले वहीं पर होंगे, सुप्रीम कोर्ट में आने का काम नहीं होगा। भाषा समझ में आती है? जल्दी जल्दी बोलो जी, हाँ या ना। यस सर। मैंने कुल मिला के कंक्लूड करा बहुत छोटा प्रिसाइज फॉर्म में। इसे बोला गया आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस, जिसको, अरे ये स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया JNK का, कौन बताएगा मुझे? ईयर याद चाहिए, ईयर पूरी क्लास 2019। बढ़िया बात, सारे याद कर लो। हमारी पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का एरिया, उसका नाम, किसी भी चीज को कम ज्यादा कर सकती है। ऐसा पार्लियामेंट के पास पावर है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? हमारे संविधान में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की इस बात को फॉलो करते हुए मेजोरिटी के साथ हमारा लोअर हाउस और पावर अपर हाउस दोनों ने मिलके आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस ऑफ JNK क्या कर दिया? नलीफाई कर दिया। बच्चों उस टाइम पर बहुत सारी चीजें नलीफाई हुई थी। पहली बात, स्पेशल स्टेटस ऑफ JNK आर्टिकल 370 नलीफाई हो गया 2019 में, अक्टूबर में हुआ था ये घटना। उसके अलावा इन्होंने एक और बिल पास करा कि अब JNK स्टेट नहीं रहेगा, और क्या रहेगा? क्या रहेगा? जल्दी जल्दी बोलो जी। यूनियन 2 UT बना दी, और ये कहा कि हमेशा UT नहीं रहेगा, ये तब तक रहेगा जब तक वहां का लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा नहीं हो जाता। और जिस दिन ये पॉलिटिकल सिस्टम बहुत साउंड हो जाएगा, उस दिन से वापस उसे स्टेट बना दिया जाएगा। समझ में आता है? ऐसा बिल में लिखा गया, बिल पास करा दिया और इंप्लीमेंट हो चुका है। अरे समझ में आ गया है ना? Yes, sir. तो मैंने आर्टिकल 370 बताया, वो कहेगा स्पेशल स्टेटस टू विच स्टेट बता दिया। और ये स्टेट खत्म होने पर कितनी स्टेट्स हो गई? अब 28, और UT 2 बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 9। इन 9 में से एक कैपिटल UT है, कैपिटल UT है। वापस आ रहे हैं जी मून पर वापस आ रहे हैं जी। दीपांशु क्लियर है ये LOC वाला खेल? LOC इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। यस सर। अच्छा, जब हमारे यहाँ ये बिल पास हो रहा था ना, बिल पास हो रहा था, तो उस वक्त पार्लियामेंट में बहुत सारी डिबेट चल रही थी। तो वहां पर हमारे देश के होम मिनिस्टर ने ये भी बोला कि हम जो POK है, जिस पे कब्जा कर रखा है, ये भी वापस लाएंगे। ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स बोली गई थी। तो सब रिकॉर्डेड है उनके। अरे लोकसभा का टीवी चलता है, चैनल चलता है, LS TV, मालूम है आपको? Yes, sir. वहां बार बार ये रिकॉर्डिंग दिखाते हैं समय समय पर। तो डायमीटर की बात करते हैं, डायमीटर ऑफ मून भैया 3475 मीटर डायमीटर। आपकी नॉलेज के लिए, ये अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस याद कर लो। यहाँ मैंने एक बात बताई थी आपको। अरे पैरी जी अपोजी, मेरा क्वेश्चन है, अनन्या बोल पाओगे? पैरी जी बोले तो मून और अर्थ का डिस्टेंस कम होता है ज्यादा होता है? पैरी जी में बहुत ज्यादा होता है। ए बच्चे, पैरी जी बोले तो पास। पैरी जी का पहला अल्फाबेट क्या है? P बोले तो मैंने बताया था, हिंदी से याद रखना। पैरी जी बोले तो पास। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और मून जब सबसे कम होता है तो इसे पैरी जी बोलते हैं। अपोजी, जब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून सबसे ज्यादा होता है, इलिप्टिकल शेप में घूम रहा होता है मून। अरे याद आ रहा है बच्चे?
Yes, sir. आगे बातें याद करो बच्चों, बढ़िया बात। अरे हमारा मून अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है और अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व भी कर रहा है। दीपांशु बात समझ में आ रही है? हिना आप बोलो। इंपॉर्टेंट बात है, हमारा मून अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से अर्थ के चारों ओर भी रिवॉल्व कर रहा है। समझ में आता है मैंने क्या बोला है? हिना, अवंतिका, यस सर, यस सर। ध्यान से सुनना, उसका इफेक्ट बताऊंगा। मैंने क्या कहा है, मून अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है उसी स्पीड से, जिसे बोलते हैं रोटेशन ऑफ मून, और हमारी अर्थ के चारों ओर भी मूव कर रहा है, हमारी अर्थ के चारों ओर। ये चक्कर पूरा होता है 27 डेज 7 आवर 43 मिनट्स में। रोटेशन और रिवोल्यूशन का टाइम सेम है, जिसकी वजह से अर्थ से मून का सिर्फ सामने वाला एक ही हिस्सा नजर आता है, उसकी बैक कभी नजर ही नहीं आ सकती, उसकी बैक कभी नजर ही नहीं आ सकती, क्योंकि रोटेशन और रिवोल्यूशन की स्पीड सेम है। बढ़िया बात बताइए मैंने रीजन के साथ, समझ में आया हिना? यस क्या सर। सर, एक बार रिपीट करना सर। मैंने कहा है रोटेशन ऑफ मून एंड रेवोल्यूशन ऑफ मून, सामने लिखा है। रोटेशन क्या है? 27 डेज 7 आवर 43 मिनट में मून अपने एक्सिस पर घूमेगा, और करीब करीब इतना ही समय लेता है वो अर्थ के चारों घूमने में। तो जितना मून घूमता है, जितना रोटेट करता है, उतना ही रिवॉल्व करता है। रोटेशन और रिवोल्यूशन सेम चलता है, तो हमेशा उसका फ्रंट एरिया, जो उसका फ्रंट एरिया है, वही हमेशा अर्थ के सामने रहता है, वही हमेशा अर्थ के सामने रहता है। एक बारी दो बॉल लेकर उसको ऐसे घुमाना, जैसे मैंने बोला है, तो आपको नजर आएगा जो मून वाली बॉल है वो एज इट इज उसी शेप में सामने रहती है अर्थ के, यानी मून का बैक कभी भी अर्थ से विजिबल नहीं हो सकता। ये क्लियर हुआ दीपांशु? दीपांशु, यस सर। तो ये बात मैंने सामने लिख दी है। रेवोल्यूशन और रोटेशन का टाइम सेम है। बस फिलहाल मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, सन की लाइट को ही वो रिफ्लेक्ट करता है। ये सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स याद कर लो। सोलर इक्लिप्स अभी अभी बताया, जब अर्थ और सन के बीच में मून आता है तो सनलाइट अर्थ तक नहीं पहुंचती, उसे सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। और जब बीच में अर्थ आ जाता है, अरे बीच में अर्थ आ जाता है किसके? चंदा मामा और सूरज चाचा के, तो ऐसी कंडीशन में मून की लाइट अर्थ पर नहीं पहुंचती, तो उसे क्या बोलते हैं? अरे जल्दी बोल दो, चंद्र ग्रहण या ल्यूनर इक्लिप्स। और सोलर इक्लिप्स बोले तो सूर्य ग्रहण। अरे क्लियर है अनन्या? अनन्या, Yes, sir. Clear है. मून में कोई हवा पानी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो पेपर में आई हुई है। इस दुनिया का पहला इंसान जो मून पे गया, याद कर लो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भैया पहला पैर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, उसके कुछ मिनट के बाद उसके पीछे पीछे एडविन एल्ड्रिन ने पैर रखा था। पहले वाला ही जीके में टिक होता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन इस दुनिया के पहले लोग थे जो मून पर पहुंचे। तारीख मैंने आपके लिए लिखी है, बट ईयर याद करने से काम हो जाएगा। 1969, 1969। अरे क्लियर है हिना? क्लियर हो गया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग Yes, एंड sir. एडविन एल्ड्रिन चांद पर पहुंचे 1969। कौन सी कंट्री के थे? यूएसए के। अरे क्लियर है? यस सर। अभी की क्लास यहीं रोकेंगे, समय की लिमिटेशन बच्चों। चीजें याद करते रहो, साथ